अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप लोग देखते होंगे हर 2-4 दिन को मैं कोई ना कोई ऐसा वीडियो चैनल पे ज़रूर अपलोड करता हूँ जिसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि देखो, आपकी कमाई खून पसीने की है। आपका पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, उसको किसी भी स्कीम में बर्बाद मत करो। अभी मैंने शायद 2 रोज़ पहले ही सोवेरॉन गोल्ड के टॉपिक पे 2 वीडियोस अपलोड किया था, 2 रोज़ पहले ही। और उसमें भी मैंने यही समझाया था कि देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंदर तुम लोग गोल्ड ख़रीद सकते हो और जैसा जैसा गोल्ड का रेट बढ़ेगा वो नफ़ा भी तुम्हारे लिए जायज़ होगा। उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये नसीहत किया था कि आजकल मार्केट में कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। महीने के 2,000 देंगे और महीने के 3,000 देंगे, 1 लाख लगाओ, 30 लाख लगाओ। इस तरीक़े से मार्केट के अंदर जो है रोज़ाना एक नया स्कैम सामने आता है। और मैंने वो वीडियो में एक जुमला कहा था कि मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर कि ऐसे स्कैम्स हमारे देश में 10,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा, ये ऑफिशियल फिगर है। और रोज़ ऐसा कोई ना कोई स्कैम सामने आते रहता है। मैंने अभी वो बात मेरी मुकम्मल भी नहीं किया था। अभी आप लोगों में से शायद बहुत सौ ने वो वीडियो सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी नया नया डाला हुआ है चैनल पे। तो मेरे सामने एक नई खबर और आ गई। महाराष्ट्र में सोलापुर ज़िला, और सोलापुर ज़िले में बार्शी नाम का एक तालुका, वहाँ पे विशाल फटे नाम का एक नौजवान, जिसने लोगों को ये कहा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हूँ जो पूरे मार्केट को मेरा अलगोरिदम ऐसा है कि वो पूरे मार्केट को जो है ना स्कैन करता है, और जो शेयर्स उसके अंदर बढ़ने वाले हैं हम बस उसी में पैसा लगाते हैं, वो हमको पता चल जाता है उससे। अब गांव खेड़े के लोग ऐसे रहते बेचारे, उन्होंने कभी ज़िंदगी में शेयर मार्केट का नाम भी नहीं सुने हुआ रहता। ऐसा मेरे साथ में खुद हो चुका है, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में 17 सालों से काम कर रहा हूं, 2005 से। और जब मैं खुद नया नया शेयर मार्केट और ये सारी लाइनों के अंदर जब मैं आया, तो बहुत सारे लोगों ने उस ज़माने में बहुत शिद्दत के साथ में इस बात पर एतराज़ किया। वो चीज़ अभी तक भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। तो गांव खेड़ों में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पूरे गांव में 1 या 2 आदमी ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें समझती है। और मैंने खुद शेयर मार्केट में मेरी भी जो एंट्री हुई, वो हमारे एक हिंदू दोस्त थे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कदम साहब। मैं उनका ये एहसान मानता हूँ मेरे ऊपर कि मेरी उनकी दोस्ती थी, मैं उनके साथ में बैठता था। तो मुझे उनके ज़रिए से पता चला कि भाई शेयर मार्केट ऐसा ऐसा होता है, और उन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ था। और उन्हीं के ब्रोकर के पास में फिर मैंने भी मेरा अकाउंट ओपन किया था। तब से मेरी एंट्री हुई है शेयर मार्केट में। तो ऐसे गांव खेड़े में 1-2 लोग होते हैं, वो भी पढ़े लिखे। डॉक्टर कदम साहब भी इसलिए शेयर मार्केट के एक्सपर्ट थे क्योंकि वो पुणे में पढ़े थे, यहीं पे उन्होंने जो है मेडिकल कंप्लीट किया था, तो उनको पता था ये चीज़ें। वरना गाँव खेड़े में आज भी लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ। तो ऐसे ही वो जो विशाल भी था, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, विशाल फटे। उसने क्या किया, गांव के लोगों को ये कहा, जो गांव में आमदार होते हैं, गांव में जो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास में जो है पैसा पड़ा हुआ होता है। तो उसने कहा कि भाई, तुम लोगों के पैसे को मैं डबल करके देता हूँ, मेरे पास में ऐसा सिस्टम है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसने क्या किया, जो लोगों ने पहले उसके पास में पैसा लगाए, उसने टारगेट ही ऐसे लोगों को बनाया। क्योंकि ये एक सिस्टम होता है इस तरीके से, जो पोंजी स्कीम होती है, पोंजी स्कीम। और इस तरह से तुमको 30,000 लगाओ 2,000 देंगे, और 50,000 लगाओ 1,000 देंगे, और 1 लाख लगाओ 5,000 महीने को देंगे। इसको कहते हैं पोंजी स्कीम। तो पोंजी जो स्कीम होती है, इस तरीके से उसने लोगों को कहा लगाओ तुम, हम तुमको देंगे, और वो देने लगा। तो देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जो शेयर मार्केट के लाइन के एक्सपर्ट लोग हैं, वो ये सब बातों को समझ सकते हैं कि किसी के 1 लाख पे उसको महीने के 1% 2% देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका जो तरीक़ाकार था वो ये नहीं था कि लोगों को नफ़ा देना है, बल्कि उसका ये था कि बस अपना ही घर भरना है। तो इसके लिए उसने क्या किया, ऐसे लोगों को तो दिया उसने शुरू में। तो अब जिस इंसान का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने अपने साड़ू को, फिर दूसरे साड़ू, तीसरे उसके 3-4 साड़ू थे,
और फिर ससुराल वाले थे, सबको ज़मीन बेच के, घर बेच के, खेत बेच के, और जो है जितना भी था भांडवल सब बेच बिचा के सब लगाओ बोले इसके अंदर। अब मैंने इससे पहले भी मेरा एक वीडियो है, देखो शेयर मार्केट के टॉपिक पे, वो मैंने आज से 1 साल पहले डाला था, और उसका मेरा टॉपिक ही ऐसा था कि शेयर मार्केट में आने से पहले, उसका टॉपिक ही है शेयर मार्केट में आने से पहले। और मैं मेरे अक्सर वीडियोस में यही बोलता हूँ, भाई शेयर मार्केट में वो पैसा लगाया जाता है जो तुम्हारे पास स्पेयर में पड़ा हुआ है। स्पेयर किसे कहते हैं? जो बिल्कुल ऐसा पड़ा है जैसे तुम जिसको बैंक में एफडी बना के रख देते हो, या वो पड़ रहा है, कोई काम का नहीं है तुम्हारे, वो पैसों से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। ना कि वो पैसा कि तुमने बेटी की शादी के लिए रखे थे और वो उठा के तुमने शेयर मार्केट में लगा दिए, और जो तुमने घर खरीदने के लिए रखे थे और बच्चों के पढ़ाई के लिए रखे थे। अरे भाई ये जो है ये वो पैसा शेयर मार्केट में लगाने का नहीं होता है। यहाँ तो लोगों ने अपने बाप दादा की जो प्रॉपर्टीज़ थी, अपने घर थे, खेत थे, ये वो सब बेच के वो पैसा शेयर मार्केट के अंदर उन्होंने लगा दिया। अफसोस की बात है। और दूसरों को भी बेचने लगाई। उनको ऐसा लगा कि भाई खेती बाड़ी में क्या रखा हुआ है और घर में क्या रखा हुआ है, बेचो उसको। अब वो सब बेच बिचा के जो है पूरा पैसा लगा दिए शेयर मार्केट में सारे लोगों ने। हालांकि उसकी नीयत में ये खोट था कि ये सारे लोगों का पूरा जो है कैश अपने पास में जमा करो और यहाँ से सीधा सीधा जो है रवानगी के आदाब, जैसा मैंने कल एक वीडियो में बताया हूँ, जो मैंने बताया हूँ ना जॉब प्रमोशन और जॉब चेंज के बारे में, वो वीडियो में भी आप देखो, उसमें मैंने ये बताया हूँ सिर्फ 2020 में इंडिया से 18 मिलियन लोगों ने माइग्रेंट किया इंडिया से। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, आप देख सकते जाके। सिर्फ 2020 यानी 2020 में इंडिया से 1 करोड़ 80 लाख लोग दूसरे देशों में जाके बस गए। तो दूसरे देशों की ये क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है? बहुत से देश ऐसे होते हैं, भाई हमारे देश के अंदर तुम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदो। अभी दुबई के अंदर खुद जो बड़ी बड़ी उन्होंने वहाँ पे ये किए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा लोग यूएई में ही गए हुए हैं इंडिया से। तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ख़रीदो, वो प्रॉपर्टी लेने के बाद वो खुद आपको जो है 10 साल के लिए ये दे देते हैं, पीआर देते हैं, आप हमारे देश में रह सकते हो। फिर उसको और एक्सटेंड करते रहते हैं वो हर साल। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो 6 महीने में ही आपको वहाँ की सिटीज़नशिप दे देते हैं। चलिए, अब आप वहाँ के नागरिक बन गए, अब आपका आधार कार्ड वो देश का बन गया, अब आपका मतदान कार्ड वो देश का बन गया, अब आपका राशन कार्ड जो है वो देश का बन गया, अब तुम वो देश के नागरिक हो गए। ऐसी भी है जैसे वो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जो देश को भाग कर गए हैं जो वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? वही तो किया, प्रॉपर्टी लेके आज वहाँ तक का पासपोर्ट हो गया, कोई पकड़ नहीं सकता उनको। बीच में एक पड़ोस का डोमिनिका वालों ने उनको पकड़े, तो वहाँ की पुलिस ने उनको छुड़ा के अपने पास लेके आ गई, बोले ये हमारे देश का नागरिक है, तुम नहीं पकड़ सकते इसको। वहाँ का नागरिक बन गया, अब वो तुम हाथ भी नहीं डाल सकते उसके ऊपर। ये है प्रॉब्लम। अब विशाल फटे जो है उसको ये सब बातें पता थी, तो इसीलिए उसने क्या किया, 200 करोड़ लेके भाग गया। 200 करोड़। अब मुझे आप बताओ, 200 करोड़ में तो वो लंदन में बंगला ले सकता है, 200 करोड़ में न्यूयॉर्क सिटी में घर ले सकता है वो, और पूरी फैमिली के साथ में 200 करोड़ लेके वो चला गया। और यहाँ पे जो सारे लोग उसके भरोसे पे बैठे हुए थे उनको कुछ मालूम ही नहीं था फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, मालूम ही नहीं है बेचारों को। लोगों ने उसके भरोसे पे लगाए। अब उनमें भी बहुत सारे लोग सामने आए, और अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो सामने नहीं आए। क्यों? उनका भी इनकम टैक्स का मसला था। विशाल भी होशियार था, उसने भी जो है सारा रिसर्च किया हुआ था, और वो लोगों को बोलता था मुझे पाब्लो एस्कोबार बनना है बोले। अब गांव खेड़े के लोगों को बेचारों को, उनको जो है दादा कोंडके मालूम है, अशोक सराफ मालूम है, लक्ष्मीकांत बेर्डे मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदी फिल्मों के जो हीरो है शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन और संजय दत्त, ऐसे लोगों को, अक्षय कुमार, ये सब मालूम है गांव खेड़े के लोगों को। उनको पाब्लो एस्कोबार का क्या मालूम है, किसका नाम है पाब्लो एस्कोबार? बोले मुझे पाब्लो एस्कोबार बनना है। अब मैं आपको बताऊं पाब्लो एस्कोबार कौन था। पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन था, पूरी दुनिया का। पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स स्मगलर था। अब तुम सोचो,
इतना बड़ा ड्रग्स स्मगलर था, जो देश में वो रहता था उसके अपने पूरे देश की गवर्नमेंट और हुकूमत उसका कुछ नहीं कर सकी, तो अमेरिका को अपनी आर्मी भेजना पड़ा उसको कैप्चर करने के लिए। अब इस पे से सोचो तुम, जिस इंसान को पकड़ने के लिए अमेरिकन आर्मी चली गई और अमेरिकन आर्मी ने जो है, और उसने वो शर्त रखा था कि मैं यहाँ की जेल में नहीं रहूँगा, अमेरिका में रहूँगा, और वो भी मुझे जो है VIP जेल में रखना पड़ेगा। तो खैर उसकी एक अलग स्टोरी है, उसके बाद में उसका क्या हुआ। लेकिन पाब्लो एस्कोबार जो है वो बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर था, पूरे अमेरिका की उसने वाट लगा दिया था, पूरे अमेरिका के अंदर आतंक मचा दिया था ड्रग्स। यानी आज जो अमेरिका ड्रग्स एडिक्ट बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पाब्लो एस्कोबार की वजह से। तो ये बेचारा बार्शी के लोग, बेचारे सोलापुर ज़िले के हमारे गांव खेड़े के जो बेचारे लोग हैं, उन लोगों को ये बोलने लगा मुझे पाब्लो एस्कोबार बनने का है। अब उनको क्या मालूम है बेचारों को, अशोक सराफ, दादा कोंडके, लक्ष्मीकांत बेर्डे, ज़्यादा से ज़्यादा महेश मांजरेकर, और क्या है हमारे वो परभनी ज़िले का भी एक हीरो है देखो मराठी का। तो ऐसे लोगों को, मकरंद अनासपुरे, ऐसे लोगों को लोगों ने देखा हुआ था, बेचारों ने, उनको मालूम ही नहीं है कुछ। तो खैर, तो इसके लिए उसने जो है 200 करोड़ इनसे जमा किए और पूरी फैमिली के साथ भाग गया। वो कुछ नहीं कर सकते आप उसको। अब वो जो है कहाँ गया, किधर गया। हाँ, इंडिया में अगर है तो वो कैप्चर हो सकता, इंडिया से निकल गया, ख़त्म हो गया, कि चैप्टर ही क्लोज हो गया, क्योंकि उसने देखा भाई जब मेहुल चोकसी का कुछ नहीं हुआ, नीरव मोदी का कुछ नहीं हुआ, और विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपया लेके चले गए, उनका कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या होने वाला है। अब जो देश की नागरिकता उसको, उसके पूरे फैमिली को आंखें बंद करके मिल गई, 6 महीने के अंदर मिल जाता वहाँ का राशन कार्ड, आधार कार्ड। जैसे ही वहाँ का राशन आधार कार्ड मिल गया उसको, फिर तो ख़त्म हो गया, वो तो भारत का नागरिक भी नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम है। ये इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम होने से पहले पहले हमने क्या करना चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक के ऊपर कम से कम 500 वीडियो डाला होगा चैनल पे अभी तक। अरे मत पड़ो रे भाई ये चक्करों में, कोई अपने बाप का नौकर नहीं है यहाँ बैठे हुआ, अपने को जो है कमा के पैसे देने के लिए, कोई अपने बाप का नौकर नहीं है। ये जुमले मैंने 100 बार बोला हूँ। वो हमारे आसिफ भाई इसमें रहते येवला में, उन्होंने मुझे एक छोटा सा वीडियो उन्होंने खुद ही से एडिट किया और उस पर लिख दिया उन्होंने कि मौलाना अकबर हाशमी जो है लोगों को इस तरीके से, वो एक मेंढी जो है, मेंढी वो एक नाली के अंदर फंस गई और वो आदमी ने जो है उसको निकाला, उसका जो चराने वाला था उसको निकालने के बाद में उसको बाजू रखा, फिर वो आगे भागते हुए गई और फिर वही नाली के अंदर जाके फंस गई। तो उन्होंने जो है उसको एक कैप्शन बांधे कि हमारे मौलाना भी लोगों को ऐसे निकाल रहे हैं, मगर लोग जो है उनके मतलब वो बातें सुनने को तैयार ही नहीं है लोग। फिर वो आगे भाग के फिर कोई दूसरे गड्ढे के अंदर इस तरीके से गिर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो है हमको नफ़ा कमाने से रोक रहे हैं। अरे नफ़ा नहीं है भाई, तुम गड्ढे में गर्क हो रहे हो। लोगों ने अपने रहते फ्लैट बेच दिए, घर बेच दिए, 50-50 लाख लगा दिया ऐसे लपड़े लोचों में, और जो है आज हाथ मलते बैठे हुए हैं, पैसे पूरे उनके अटक गए हुए हैं। कोई नहीं देता भाई, ये लपड़ों में मत पड़ो अल्लाह के वास्ते। मगर हमारी मेंटालिटी और हमारी थिंकिंग ऐसी बनी हुई है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हमको ऐता वैता जो है परसेंटेज में कमाई चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ख़ास तौर पे मुसलमानों को ये बात बोलता हूँ, हम लोग जो है ना, हम लोग, मैं इमामत कर रहा हूँ एक मस्जिद में और बारिश में भीग गया मैं, और बारिश में भीग के मैं मुसल्ले पे खड़ा होया हुआ हूँ, और फ़ौरन जो है सेक्रेटरी साहब बाजू वाला सेक्रेटरी साहब को नमाज़ होने के बाद में मैं बोला भाई क्या बातें चल रही थी। नहीं बोले लोग एतराज़ कर रहे थे कि इमाम साहब पूरे बारिश में भीग गए हुए हैं। मैं बोला भाई बारिश में ही भीगा ना मैं, बाकी तो मेरे कपड़ों पे कोई नाली के पानी वानी का कुछ धब्बा वगैरह तो था नहीं वो नहीं था, मगर फिर भी बोले कपड़े भीगे हुए थे। मैं बोला हो जाती नमाज, उसमें कोई मसला नहीं है। और जब हीरा गोल्ड बंद हो गया, वही सेक्रेटरी साहब बैठे रोते हुए। मैं बोला क्या बात है सेक्रेटरी साहेब, काय झाला? बोले यार मेरे 25 लाख रुपये थे हीरा गोल्ड के अंदर, वो तो बंद हो गया, अब मेरे 25 लाख का कैसा? मैं बोला किसी मुफ्ती साहब को मसला पूछे थे, मौलाना से मसला पूछे थे? बोले नहीं काय का मसला पूछने का, हलाल है वो। मैंने कहा कि जब हमारे कपड़े भीगे हुए थे और हम नमाज़ पढ़ा रहे थे, वो टाइम पे तुमको बहुत यानी वो टाइम पे फ़िक्र हो रही थी कि ये नमाज होंगी या नहीं होंगी,
और ये हराम का तुम खा रहे हो पूंजी स्कीम में जो है 25 लाख लगा के, वो टाइम पे मसला पूछे नहीं किसी को कि ये नफ़ा लेना जो है तुम्हारे लिए जायज़ और हलाल है या नहीं। ये हाल है हमारी कौम का। एक नहीं, मैं तुमको ऐसी 10 मिसालें दे सकता हूँ जो लोग लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ, हम बहुत तकवे वाले हैं। ऐसे ही एक साहब के साथ में मैं बैठा हुआ था, हमने चाय पिए और मैं जब बिल देने लगा तो वो कहने लगे, बोले नहीं 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 नहीं, बोले वो मौलाना लोगों को जो है चंदा करके तनख्वाह मिलती है ना तो नहीं चाहिए, बोले तुम मत दो, बोले मैं दे देता हूँ। मैंने दिया उसको पैसे और मेरे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं बहुत बर्दाश्त करने वाला इंसान हूँ। लेकिन जब मैं मेरे आखिरी स्टेप पे पहुँच जाता हूँ तो फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं, हाइपर टेंशन के और डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर मेरी ज़ुबान पे आ ही गया, मैं बोला ज़्यादा तकवे की बातें मत कर, फुलाने मस्जिद का इनामदार है तू, और तेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है जो शान झाड़ रहा ना तू, मस्जिद के ज़मीनों पे प्लॉटिंग बेच के उसकी बुनियाद के ऊपर आज तू शान झाड़ रहा है। तेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है वो। हमारे चंदे के पैसे तुझे चाय को चलते नहीं, मस्जिदों के पैसे चलते क्या रे तुझे? मस्जिदों के पैसे चलते? हमको तकवा बता रहा बेटे। मेरी ज़ुबान पे आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हूँ मेरी आदत है, मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन फिर जब आखिरी में हमारे पास में जो पृथ्वी मिसाइल और बड़े बड़े जो है किम जोंग उनके जैसे पीछे रखे हुए हैं, जब हमने उसका बटन दबा दिए ना, फिर परमाणु बम धन बोल के आखिरी में, तो मैं इसीलिए बहुत बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन फिर मैंने सुना दिया उसको। ये हाल है हमारे तकवे का कि सामने वाले की चाय, तुमको उस पर एतराज़ है कि इमाम साहब को चंदे की तनख्वाह मिलती है, और अपने ऊपर एतराज़ नहीं है, हराम की कमाई जो है पूरी खाके बैठ गए हुए हैं, तो मस्जिद की ज़मीन पे पूरी प्लॉटिंग बेच के लोगों को। तो प्रॉब्लम ये है हमारा, हम लोग जो है ना ऐसे मसले पूछते हैं, कपड़े भीगे हुए हैं तो नमाज होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन ये मसला नहीं पूछेंगे हीरा गोल्ड में 50 लाख लगाना है और उसके ऊपर जो सूद तुमको मिल रहा है वो खाना जायज़ है क्या नहीं है। इसीलिए ये ऐसे नुकसान होते हैं जो नुकसान ये बारिशी के अंदर हुआ। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरा काम है भाई बोलते रहने का, मैं बोलते रहता हूँ। अगर तुम्हारे को अमल करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो तुम अपनी ज़ात के खुद मालिक है, तुम्हारा खुद का पैसा है, तुम्हारा खुद का जो है मसला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरा काम है, अल्लाह ने कुरान में अल्लाह अपने नबी से फरमाया, वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाते रहो, लोगों को समझाते रहो। तुम्हारा समझाना लोगों को ज़रूर एक दिन नफ़ा पहुँचाएगा। इसलिए मैं भी उस सुन्नत पे अमल करते हुए समझा रहा हूँ। अमल करना नहीं करना वो तुम्हारा काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।